चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेसेस को हम प्रैक्टिकली कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना जो वेब सर्वर है वो स्टार्ट कर लिया है। ये देखिए, ऑल सर्विसेज रनिंग। अब हम जाते हैं लॉगिन के ऊपर। ये हमारा वेब एप्लीकेशन, हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं बी बग, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, लॉगिन हो चुके हैं हम यहाँ से, और यहाँ से दोनों जगह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी वल्नरेबिलिटी हमें टेस्ट करनी है। तो हम चलते हैं A3 कैटेगरी, जिसका फर्स्ट हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड गेट को आज प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सिलेक्ट कर लिया और हैक पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, आ चुके हैं हम XSS रिफ्लेक्टेड गेट के पेज के ऊपर। अब इस पेज पे हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एंटर योर फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करने की जगह दी गई है, और यहाँ पे गो का बटन दिया गया है। यहाँ पे URL में अगर हम एक बार देख लें तो XSS_get.php, ठीक है। अभी हमारा सिक्योरिटी लेवल है लो, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल इनपुट करके देखते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं देबू, और लास्ट नेम में भी डाल देते हैं देबू। तो चलिए एंटर करते हैं। तो यहाँ पे नीचे सिंपली मैसेज लिख के आ रहा है, वेलकम देबू देबू। और यहाँ पे देखिए, अब यूआरएल के अंदर यहाँ पे पूरी जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और सबमिट बटन है, उन सारों का यहाँ पे पैरामीटर और उसकी वैल्यू दी गई है। देखिए, यूआरएल में ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है यहाँ पे, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे हम अपना पेलोड डाल के चेक कर सकते हैं एक्सेसेस है कि नहीं। यहाँ पे भी अपना पेलोड डाल के हम चेक कर सकते हैं कि एक्सेसेस है या नहीं है। या फिर ये सेम चीज़ हमें इस इनपुट फील्ड में भी दिख रही है, तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ डाल के देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेसेस रिफ्लेक्टेड हो है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेसेस को हम टेस्ट करते हैं। या मान लीजिए हमें एक्सेसेस टेस्ट करना है, तो हम पेलोड जनरली क्या डालते हैं, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग डालते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग डालते हैं, फिर यहाँ पे अलर्ट का फंक्शन डालते हैं, ठीक है। सॉरी, अलर्ट का फंक्शन डालते हैं। ये पेलोड है, बेसिक पेलोड है XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए। यहाँ पे लिखते हैं कोई भी हमारा मैसेज जो रिफ्लेक्ट होके आएगा, ठीक है। MESSAGE, मैसेज, हमारा मैसेज जो कि रिफ्लेक्ट होके आएगा प्रॉम्प्ट में, अलर्ट मैसेज बॉक्स में। और यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देंगे स्क्रिप्ट टैग को, ठीक है। ये एक सिंपल सा बेसिक पेलोड है XSS को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जावा स्क्रिप्ट एंटर करते हैं, जिसको हम स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट टैग से। उस स्क्रिप्ट के अंदर हम एक अलर्ट प्रॉम्प्ट करवाते हैं, जिसमें कि हमने यहाँ पे जो मैसेज दिया है वो मैसेज हम डिस्प्ले करवाते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर। तो हमें स्क्रिप्ट टैग को लिखने के लिए एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि क्लोज एंगुलर ब्रैकेट और ओपन एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ रहा है। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो एंगुलर ब्रैकेट है उसे हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, तभी जाके ये हमारा पेलोड एग्जीक्यूट होगा और हमारा वल्नरेबिलिटी है या नहीं ये हमें पता चलेगा। तो मान लीजिए कि अगर एंगुलर ब्रैकेट जो है वो वहाँ पे सैनिटाइज किया होगा, और उसे अगर इनपुट फील्ड जो जहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं उसमें अगर उसे प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट ना किया जाए, या फिर वो प्रॉपर एग्जीक्यूट ना हो, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे एक्सेप्टेबल, यानी कि यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले एक बेसिक सा जो HTML का टैग है वो डाल के देखते हैं, यानी कि यहाँ पे बी टैग डाल के देखते हैं, बोल्ट का बी टैग डाल के देखते हैं, और यहाँ पे हमारा मैसेज लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बी टैग हम क्लोज कर देंगे। ये पेलोड डाल के देखते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो बी टैग के अंदर, यानी कि बोल्ड फॉन्ट में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये एंगुलर ब्रैकेट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और हम हमारा स्क्रिप्ट टैग वाला जो पेलोड है, ये पेलोड है, वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ फर्स्ट नेम की फील्ड के अंदर। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। यहाँ पे से मैं सिंपली डाल दे रहा हूँ देवांग, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। गो पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, मैसेज लिखा हुआ जो था
हमने वो बोल्ड में आ रहा है। ये देखिए देवांग जो है नॉर्मल फॉन्ट में है, मैसेज बोल्ड फॉन्ट में है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट नेम वाली फील्ड के अंदर ये देखिए यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे यूआरएल में भी दिख रहा है B-2B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा एंगुलर ब्रैकेट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है फर्स्ट नेम फील्ड के अंदर। अब लास्ट नेम फील्ड के अंदर देखते हैं कि एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो सेम पेलोड हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे सेम चीज़ देवांग डाल देते हैं और क्लिक करते हैं गो पे के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे लास्ट नेम में भी मैसेज बोल्ट होके आ गया है, यहाँ पे भी हमें सक्सेसफुली दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट को सैनिटाइज नहीं किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो स्क्रिप्ट टैग वाला पेलोड है वो हम एंटर करेंगे। यहाँ पे मैसेज की जगह हम टाइप कर देंगे हैक्ड करके, ठीक है। ये हैक्ड हमारा मैसेज होगा, ये अलर्ट प्रॉम्प्ट करेगा और स्क्रिप्ट टैग हमारा जावास्क्रिप्ट का टैग, ठीक है। तो अब हम इस पेलोड को यहाँ पे एंटर कर देते हैं, फर्स्ट नेम फील्ड के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया और लास्ट नेम में हम वही देवांग ही डालेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करता है या नहीं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट आता है या नहीं। चलिए गो पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे गो पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट आ चुका है और उसमें हमारा मैसेज यानी कि हैक्ड लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली यहाँ पे क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड कर ली है फर्स्ट नेम नाम की फील्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ओके करते हैं और ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब एक नॉर्मल इनपुट कर देते हैं देवांग करके, ठीक है। अब ये देखिए देवांग देवांग करके आ गया है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम फील्ड और लास्ट नेम फील्ड हमें दिख रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पेलोड डालने की बजाय सीधा यहाँ पे इस पैरामीटर का जो वैल्यू है उसी के अंदर हम हमारा पेलोड एंटर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं अपना पेलोड पेस्ट कर रहा हूँ और एंटर पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हो गया, हैक्ड मैसेज आ गया है और ये देखिए लास्ट नेम वाली फील्ड के अंदर हमारा पेलोड दिख रहा है। तो लास्ट नेम भी एज अ क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग वल्नरेबल है। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इनपुट फील्ड या फिर कौन सा पैरामीटर जो है वो क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड के लिए वल्नरेबल है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि रिफ्लेक्टेड इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो इनपुट डाल रहे हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है उसी पेज के ऊपर, इसकी वजह से इसे रिफ्लेक्टेड कहा जाता है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी क्या है, उसके बारे में अगर आपको डिटेल में नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी के ऊपर डिटेल में पहले से बना के रखा है। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। आप जाके सबसे पहले क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग अगर आपको नहीं पता है क्या है तो जाके पहले वो सीखेगा कि क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग क्या होता है। और उसके अलावा उसके साथ साथ मैंने क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग के जो 3 टाइप्स हैं यानी कि रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड और जो डोम बेस्ड एक्सेसेस के 3 टाइप्स है उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना के रखा है। उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसे भी आप जाके चेक कर लीजिएगा कि एक्सेसेस के टाइप्स क्या होता है। वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है और उसके बाद आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी कि एक्सेसेस रिफ्लेक्टेड है क्यों है और कैसे हम उसे फाइंड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए पेलोड हमने लगाया तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट आया वो हमें बताता है कि एक्सेसेस के लिए ये फील्ड या फिर ये जो पैरामीटर है वो वल्नरेबल है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसी वल्नरेबिलिटी को नेक्स्ट सिक्योरिटी लेवल में टेस्ट करते हैं, मीडियम सिक्योरिटी लेवल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने मीडियम सिक्योरिटी लेवल सिलेक्ट कर लिया और सेट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे करंट सिक्योरिटी लेवल मीडियम सेट हो चुका है और यहाँ पे मीडियम सिक्योरिटी लेवल में भी हमें सेम पेज मिल रहा है एक्सेसेस रिफ्लेक्टेड गेट के लिए। इनपुट फील्ड्स मिल रही हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और गो का बटन। तो चलिए इनपुट फील्ड में इनपुट करते हैं, यहाँ पे सिंपली इनपुट करते हैं देव और क्लिक करते हैं गो के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले के जैसे ही यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं वेलकम देव, यानी कि हमने जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट किया है वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो चलिए अब पहले जो पेलोड हमने एंटर किया था वही वाला पेलोड हम एंटर करके देखते हैं, यानी कि ये वाला जो पेलोड है स्क्रिप्ट टैग अलर्ट वाला जो पेलोड है उसे ही हम एंटर करके देखते हैं 1 बाय 1 कि ये होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने ये पेलोड एंटर कर दिया, यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ देव,
ठीक है, और गो पे क्लिक करते हैं। जी नहीं, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही देव लिख के आया है। यहाँ पे ये जो है वो रिफ्लेक्ट तो यानी कि यूआरएल में तो दिख रहा है, बट जो पॉपअप यानी कि जो प्रॉम्प्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि कुछ तो सैनिटाइज किया हुआ है जिसकी वजह से ये वल्नरेबिलिटी फाइंड नहीं हो रही है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो डबल कोट यहाँ पे हमने लगाए हैं वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारे डबल कोट्स हैं, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये देखिए, ये जो डबल कोट्स हैं उसे हम सबसे सबसे पहले चेक करेंगे कि वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर हम यहाँ से डबल कोट हटा दें और उसकी जगह स्लैश लगा दें, ठीक है, दोनों जगह पे अगर हम डबल कोट हटा देते हैं और उसकी जगह स्लैश लगा देते हैं, तो अगर यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क जो है वो अगर सैनिटाइज किया होगा तो क्या होगा कि इस स्लैश की वजह से ये जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी और प्रॉम्प्ट हमें मिलेगा, जैसे कि पहले लो लेवल के जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मिल रहा था। और अगर जो डबल कोटेशन मार्क है वो सैनिटाइज नहीं किया होगा और उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, तो हमें आगे सोचना पड़ेगा कि एंगुलर ब्रैकेट को हम चेंज करके देखें या नहीं देखें। तो चलिए सबसे पहले इसी को ट्राई करते हैं, इसी पेलोड को ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं और इस पेलोड को हमने यहाँ पे डाल दिया। ये हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो डबल कोटेशन मार्क है उसे चेंज करके हमने स्लैश डाल दिया है, ताकि जो अगर डबल कोटेशन मार्क जो है वो अगर सैनिटाइज किया हुआ होगा तो वो बाईपास हो जाएगा और हमें यहाँ पे वल्नरेबिलिटी सक्सेसफुली मिल जाएगी। तो यहाँ पे फिर से देव डाल देते हैं और यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, हमने डबल कोटेशन को हटा के अगर स्लैश डाल दिया तो ये बाईपास हो गया और हमें यहाँ पे सक्सेसफुली प्रॉम्प्ट आ चुका है, यानी कि हमें सक्सेसफुली ये वल्नरेबिलिटी मिल गई है। हमने सक्सेसफुली इसे बाईपास कर लिया है, मीडियम लेवल को भी हमने क्रैक कर लिया है। तो मान लीजिए अगर आप किसी रियल सिनारियो में जाते हैं और वहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे कि आप पेलोड डालते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, तो आप ऐसी चीज़ें वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। डबल कोटेशन की जगह स्लैश लगा के ट्राई कर सकते हैं, या फिर एनकोडिंग करके ट्राई कर सकते हैं, या और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। बहुत सारे पेलोड्स अलग अलग होते हैं, उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल आप ट्राई कर सकते हैं ये सारी चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मीडियम लेवल में भी सक्सेसफुली वल्नरेबिलिटी मिल गई है। अब हम ट्राई करते हैं लास्ट नेम फील्ड के अंदर। लास्ट नेम के अंदर हम सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं पेलोड। यहाँ पे भी फर्स्ट नेम में हम देव लिख देते हैं और गो पे क्लिक करते हैं, देखते होता है या नहीं। ये देखिए, लास्ट नेम भी सेम इसी तरीके से वल्नरेबल है। तो दोनों फील्ड हमने आसानी से क्रैक कर ली है। इसी तरह फाइंड की जाती है XSS वल्नरेबिलिटी। और अगर आपको इसके अलावा, यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको ये पेलोड वर्क नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन के अंदर कि आपको बैकएंड में जाके कोई जो जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इस पेज के ऊपर, तो इस पेज के सोर्स कोड के वहाँ जाके सोर्स कोड में जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टैग लगाया गया है, इसको रिफ्लेक्ट होने के लिए जो टैग लगाया गया है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कैसे ख़त्म हो रहा है, कैसे क्वेरी बैलेंस करनी चाहिए। और उसके बाद आप अपना ये स्क्रिप्ट टैग वाला पेलोड लगा सकते हैं, या फिर और कोई भी दूसरा पेलोड जो XSS का पेलोड होता है उसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे कोई क्लोजिंग सिनेरियो ऐसा है कि जहाँ पे डबल कोट दिया गया है, स्लैश दिया गया है और फिर एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअल वेबसाइट का जो कोड है वहाँ पे क्लोज हो रहा है, और उसके बाद अगर उसके बाद अगर आप ये अपना डायरेक्ट पेलोड डालोगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि इसको क्लोज करने के लिए आपको पहले बैलेंसिंग करना पड़ेगा, उसके बाद अपना पेलोड एंटर करके सक्सेसफुली उसे ट्राई करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी एडवांस लेवल की हो जाती है। आप पहले ऐसे नॉर्मली XSS क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक पेलोड से कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अभी आप ट्राई कर सकते हैं। कैसे बाईपासिंग, एक नॉर्मल जो मैंने यहाँ पे बाईपास दिखाया वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे आगे आप एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी की एक और नई टाइप, रिफ्लेक्टेड पोस्ट मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपना वेब सर्वर स्टार्ट कर लिया है, ऑल सर्विसेज रनिंग, और यहाँ पे हमने अपना बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन भी ओपन कर लिया है। चलिए जल्दी से लॉगिन करते हैं। बी और बग, ये लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ से सिलेक्ट करते हैं हम अपनी वल्नरेबिलिटी आज की, जो कि है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड पोस्ट। आज के वीडियो में हम इसे लो और मीडियम दोनों सिक्योरिटी लेवल्स के अंदर टेस्ट करने वाले हैं। तो आ गए हम एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड पोस्ट के पेज के ऊपर। यहाँ पे सेम टू सेम लास्ट टाइम एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड गेट के अंदर जैसा पेज आ रहा था वैसा सेम टू सेम पेज आ रहा है। यहाँ पे हमें बता रहा है एंटर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करने की जगह है यहाँ पे यूआरएल, और चलिए सबसे पहले नॉर्मल नेम एंटर कर लेते हैं, देव एंटर कर लेते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे वेलकम मैसेज आया, वेलकम देव। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यूआरएल में हमें कोई भी पैरामीटर, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। जैसे कि हमें लास्ट टाइम, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, रिफ्लेक्टेड गेट मेथड वाले जो वीडियो था उसमें हमें यहाँ पे दिख रहा था। हम देखिए यहाँ पे अगर देव डाल देते हैं और यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए गेट मेथड वाला है, उसके अंदर यहाँ पे हमें सारे पैरामीटर सब कुछ दिख रहा है यूआरएल के अंदर ही। तो यहाँ पे भी हम इनपुट कर सकते थे। अब आज के वीडियो में हमें क्या हो रहा है, अगर हम पोस्ट पे चले जाएं तो पोस्ट में क्या हो रहा है देखिए, पोस्ट पे चले जाएं, अगर हम पोस्ट पे हैक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगर हम कुछ डालते हैं देव और अगर हम गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैसेज तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यूआरएल में हमें कोई भी पैरामीटर्स, जैसे कि फर्स्ट नेम वाला पैरामीटर्स हमें गेट में दिख रहा था, लास्ट नेम वाला पैरामीटर दिख रहा था, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो भी इनपुट फील्ड्स हैं वहीं पे हमें हमारे पेलोड्स एंटर करने होंगे और वहीं पे हमें डायरेक्टली चेक करना होगा। हमें कोई पैरामीटर नहीं मिलेगा इसके लिए। तो चलिए दोनों फील्ड्स को एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट सैनिटाइज किया हुआ है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए हम H1 टैग का इस्तेमाल करेंगे, जो कि HTML का टैग होता है। H1 टैग को हम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मैसेज डाल देंगे हैक्ड और फिर से H1 टैग को क्लोज कर देंगे। ये पेलोड डाल के देखते हैं कि यहाँ पे H1 टैग के अंदर हमारा जो इनपुट है वो रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉर्मल इनपुट डाल देते हैं और गो पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे H1 टैग के अंदर हमारा मैसेज हैक्ड आ गया है। यानी कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो एंगुलर ब्रैकेट है, यानी कि जो टैग हमने डाला है वो सैनिटाइज नहीं है, एंगुलर ब्रैकेट सैनिटाइज नहीं है। इसकी वजह से हमारा टैग जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर और भी कोई टैग है जो कि जावास्क्रिप्ट का टैग है जिसे हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो सारे पेलोड्स, वो सारे टैग्स यहाँ पे हम यूज़ कर पाएंगे। तो वैसे ही सेम टू सेम लास्ट नेम में भी चेक कर लेते हैं। इसे हम पेस्ट कर देते हैं, जो कि हमने फर्स्ट नेम में पेस्ट किया था उसे हम लास्ट नेम में इस बार पेस्ट करते हैं और नॉर्मल इनपुट डालते हैं फर्स्ट नेम के अंदर। ये देखिए लास्ट नेम वाली फील्ड के अंदर भी हमारा H1 टैग एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि लास्ट नेम के फील्ड के अंदर भी हम एक्सएसएस फाइंड कर सकते हैं। एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे भी ब्लॉक्ड नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो एक्सएसएस का पेलोड है वो डालते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डाल देते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डाल देते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे अलर्ट या प्रॉम्प्ट फंक्शन डाल देते हैं। प्रॉम्प्ट नहीं, अलर्ट ही डालते हैं, अलर्ट। फिर यहाँ पे ब्रैकेट, अलर्ट का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, अलर्ट, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर डाल देते हैं हैकिंग एक्सएसएस, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पेलोड हो चुका है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट नेम में हम सिंपल इनपुट डाल देंगे देव करके, ठीक है। अब देखते हैं गो पे क्लिक करने पे हमें प्रॉम्प्ट मिलता है या नहीं मिलता है।
अगर मिलता है तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड पोस्ट मेथड से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गो पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा मैसेज आ चुका है प्रॉम्प्ट के अंदर हैकिंग एक्सएसएस, यानी कि हमारा एक्सएसएस यहाँ पे हमने सक्सेसफुली फाइंड कर लिया है पोस्ट मेथड के थ्रू रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे देव रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यानी कि ये जो हमारा इनपुट है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से हम इसे रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस भी कहते हैं। और यहाँ पे पोस्ट का मतलब ये हुआ कि जो पोस्ट मेथड से जो भी रिक्वेस्ट जाती हैं उनमें यूआरएल के अंदर आपको कुछ भी कोई भी पैरामीटर या ऐसी कुछ चीज़ें कोई भी दिखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब हम लास्ट नेम फील्ड को चेक करते हैं। लास्ट नेम में भी वही सेम पेलोड जो हमने पिछली बार लिखा था उसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे नॉर्मल इनपुट फर्स्ट नेम वाली फील्ड में डाल देते हैं। अब देखिए गो पे क्लिक करने पर अगर फिर से वही प्रॉम्प्ट आया हैकिंग एक्सएसएस वाला, तो सेकंड यानी कि लास्ट नेम वाली फील्ड भी यहाँ पे वल्नरेबल है, वो हमें समझ में आ जाएगा। चलिए क्लिक करते हैं गो के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे एक्सएसएस हैकिंग लिख के आ चुका है, तो ये भी हमने एक्सएसएस सक्सेसफुली फाइंड कर लिया है लास्ट नेम वाली फील्ड के अंदर भी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, बेसिक सा पेलोड है। आप किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर या फिर किसी भी पैरामीटर के अंदर यूज़ करके इस कोई भी वेबसाइट के ऊपर आसानी से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने अपनी वेबसाइट के कोई भी इनपुट फील्ड के ऊपर या फिर कोई भी पैरामीटर जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी पेज के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर, तो आप वहाँ पे इस तरह के पेलोड्स जो है स्क्रिप्ट टैग वाले पेलोड्स है, इमेज टैग वाले पेलोड्स हैं और भी बहुत सारे पेलोड्स हैं, वो सारे पेलोड्स आप यूज़ करके आसानी से ऐसी एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली में एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड जो कि वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ही ईजी है फाइंड करना किसी भी वेबसाइट के अंदर जहाँ पे आपको इनपुट फील्ड मिल रही है, जहाँ पे आपको बहुत सारे पैरामीटर्स मिल रहे हैं, वहाँ पे आप आसानी से इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई लो लेवल्स की बात। करंट सिक्योरिटी लेवल देखिए हमने लो पे सेट किया था, उसकी बात हो गई। लो में हमने इसे क्रैक कर लिया है। चलिए अब इसे मीडियम में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे मीडियम सिलेक्ट कर लिया है और सेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा करंट सिक्योरिटी लेवल मीडियम हो चुका है। अब ट्राई करते हैं कि ये दोनों फील्ड्स हमारे इस नॉर्मल पेलोड से वर्क करते हैं या नहीं, यानी कि नॉर्मल पेलोड से ये हम क्रैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए फर्स्ट नेम में फिर से वही पेलोड हम डाल देते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम डाला था, और लास्ट नेम में हम फिर से वही नॉर्मल इनपुट देव डाल देते हैं और गो पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। गो पे क्लिक किया, इस बार यहाँ पे मैसेज आया देव एक ही बार, यानी कि लास्ट नेम वाला हमारा इनपुट जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन फर्स्ट नेम में हमने जो पेलोड डाला था वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट होके नहीं आया, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चीज़ जो है वो सैनिटाइज की हुई है, वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए समझते हैं पेलोड में क्या हम गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पेलोड यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब एंगुलर ब्रैकेट्स तो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं हमें पता नहीं, तो हम मान के चलते हैं कि सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इस डबल कोटेशन मार्क को। ठीक है, डबल कोटेशन जो है उसे हम अगर कुछ चेंज करके उसके जगह पे और कुछ चीज़ डाल के अगर हम इसे बाईपास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो चेक करते हैं। तो डबल कोटेशन की जगह मैं डाल देता हूँ सिंगल स्लैश, और यहाँ पे भी डबल कोटेशन की जगह मैं डाल देता हूँ सिंगल स्लैश। ठीक है, तो ये काम सेम टू सेम डबल कोटेशन जैसा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे डबल कोटेशन अगर ब्लॉक होगा जिसकी वजह से हमें जो हमने अभी पेलोड डाला वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि डबल कोटेशन की जगह स्लैश एग्जीक्यूट कर पाएगा, और अगर स्लैश वहाँ पे सैनिटाइज किया हुआ नहीं होगा तो हमारा ये पेलोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें वहाँ पे वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से चेक करते हैं। अगर ये भी वर्क नहीं किया है तो हम कोई और सिंबल यूज़ कर सकते हैं या फिर इन्हीं सिंबल्स को हम एनकोडिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे चेक करते हैं। अगर इससे नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल के पेलोड के ऊपर जाएंगे। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट नेम में पेस्ट करता हूँ, लास्ट नेम में नॉर्मली देव डाल देता हूँ और गो पे क्लिक करते हैं। ये देखिए डबल कोटेशन को मैंने स्लैश में चेंज किया और
तुरंत ही हमें हमारी वल्नरेबिलिटी यहाँ पे मिल गई है। ये देखिए डबल स्लैश भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हैकिंग एक्सेसेस। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इसे भी फाइंड कर लिया है, मीडियम लेवल की सिक्योरिटी को भी हमने यहाँ पे क्रैक कर लिया है। तो चलिए अब इसे सेम टू सेम पेलोड को हम लास्ट नेम फील्ड में डाल के देखते हैं। लास्ट नेम फील्ड में भी हमने ये पेलोड डाल दिया, फर्स्ट नेम फील्ड में सिंपली देव डाल देते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम आउटपुट, यानी कि यहाँ पे भी हमने सेम टू सेम वल्नरेबिलिटी फाइंड कर ली है, एक्सेस वल्नरेबिलिटी यहाँ पे हमें मिल रही है। तो अगर मान लीजिए आप किसी रियल सिनारियो में ऐसी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और अगर आपको ऐसे प्रॉम्प्ट मिल जाता है, तो यही प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट लेके और जो भी आपने पेलोड डाला है वो पेलोड आप उनको बता के एक रिपोर्ट में बना के सीधा सबमिट कर दीजिए, सीधा उसे रिपोर्ट कर दीजिए कि मैंने यहाँ पे ये यूआरएल में इस इनपुट फील्ड के अंदर या फिर एक पैरामीटर के अंदर अपना ये पेलोड डाला, जिसकी वजह से आपका प्रॉम्प्ट यानी कि जिसकी वजह से मुझे ये पता चला कि यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है आपकी वेबसाइट के अंदर, तो इसे जल्दी से पैच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ अगर इतना स्क्रीनशॉट लेके कि भी और आपका जो पेलोड है वो डिस्प्ले करके भी अगर आप सक्सेसफुली उसे कर पाते हैं, तो आप इतनी ही चीज़ें डाल के ही एज अ पीओसी आप सबमिट कर सकते हैं और आपका जो बग है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के रिफ्लेक्टेड पोस्ट के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में जैसे कि मैंने पहले बताया हम देखने वाले हैं एक्सेस रिफ्लेक्टेड जेसन। जी हाँ दोस्तों, आज हम वीडियो में जेसन रिफ्लेक्टर की जो वल्नरेबिलिटी है एक्सेस वहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आज यहाँ पे मेरा लोकल सर्वर भी रन कर रहा है और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा वेब एप्लीकेशन भी खुला हुआ है। चलिए जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं, बी और बग, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए आ गए हम पोर्टल के ऊपर और अब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे अपनी वल्नरेबिलिटी का नाम ढूंढ के, ये रही देखिए रिफ्लेक्टेड जेसन, और हैक पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं हम रिफ्लेक्टेड जेसन के पेज के ऊपर, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पे अगर हम पेज पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च फॉर अ मूवी और हमें एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है और सर्च का बटन दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें करना है कि यहाँ पे हमें एक मूवी का नाम सर्च करना है जिसका आउटपुट हमें यहाँ पे नीचे दिखाई देगा और यहाँ पे हमें हिंट दी गई है, हिंट और मास्टर रियली लव्स द मार्वल मूवीज। तो चलिए अब ट्राई करते हैं कि यहाँ पे कैसे हम एक्सेस यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जेसन रिफ्लेक्टर यूज़ किया गया है जिसके अंदर हमें यहाँ पे वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी एक मूवी का नाम डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि किसी एक मूवी का नाम सर्च कीजिए। तो हम यहाँ पे स्पाइडरमैन सर्च कर लेते हैं और क्लिक करते हैं सर्च के ऊपर। तो जैसे ही हमने सर्च के ऊपर क्लिक किया तो हिंट की जगह पे हमें लिख के आ रहा है स्पाइडरमैन, जो कि हमने यहाँ पे इनपुट डाला वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और वी डोंट हैव दैट मूवी, ओके वो मूवी नहीं है, ऐसा करके हमें मैसेज आ रहा है। यानी कि हमने जो यहाँ पे इनपुट डाला वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर हम यूआरएल में देखें तो टाइटल नाम का पैरामीटर है, उसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे स्पाइडरमैन यानी कि हमारा इनपुट यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा इनपुट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसीलिए हम इसे रिफ्लेक्टेड वल्नरेबिलिटी भी कहेंगे और यहाँ पे यूआरएल में भी हमें सब कुछ दिख रहा है। तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बेसिक पेलोड ट्राई करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप कोई भी साइट के ऊपर अगर एक्सेस यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड करना स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं भी इनपुट फील्ड आपको मिल रही है, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे अपना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बेसिक पेलोड जो है वो ही डाल के सबसे पहले ट्राई करना चाहिए कि उसमें क्या आउटपुट आपको वहाँ पे मिलता है वो देखना चाहिए और उसके बेस के ऊपर आपको अपना आगे का पेलोड बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बेसिक पेलोड डाल देते हैं। बेसिक पेलोड सबको पता ही होगा, स्क्रिप्ट टैग, और उसके बाद यहाँ पे अलर्ट फंक्शन डाल देंगे। अलर्ट फंक्शन के अंदर हमारा कोई भी
अलर्ट मैसेज डाल देते हैं। अलर्ट मैसेज हम मान लीजिए लिखते हैं हैक्ड करके, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देते हैं। तो अब इस पेलोड को हम सर्च करते हैं। पेलोड को हमने एंटर कर दिया, अब सर्च पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ और ही आउटपुट आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, पहले तो हमारा जो मैसेज है, सॉरी वी डोंट हैव दैट मूवी, और उसके बाद जेसन का कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ई वैल्यू जेसन, जेसन रिस्पॉन्स स्ट्रिंग वार, ये वो ऐसा कुछ तो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जेसन रिफ्लेक्टर यानी कि जेसन से रिलेटेड कुछ तो यहाँ पे कोडिंग की गई है। तो अब इसे समझने के लिए कि क्या कोडिंग की गई है, ये वो सब समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इसका व्यू पेज सोर्स करते हैं, यानी कि इस पेज का सोर्स कोड देखते हैं। तो एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि कहीं पे भी आप किसी भी पेज के ऊपर किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग अगर फाइंड कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग फाइंड कर रहे हैं, तो आप जहाँ पे फाइंड कर रहे हैं जिस भी इनपुट फील्ड पे जहाँ पे भी फाइंड कर रहे हैं, उसका उस जगह का व्यू पेज सोर्स करके सोर्स कोड चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि जैसे ही आप सोर्स कोड देखेंगे जहाँ पे आपका जो इनपुट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसकी ऊपर से ही आपको अंदाज़ा आएगा कि क्या क्या यहाँ पे किया गया है, यानी कि कैसे जो आपका जो कोड है वो किया गया है, और कोड कैसे क्लोज हो रहा है, कैसे उसके बाद आपको अपना पेलोड बिल्ड करना है, ये सारी चीज़ें आपको एक जो पेज का सोर्स कोड है वहीं से जाके पता चलेगा। तो चलिए इस पेज का भी हम पहले सोर्स कोड देखते हैं। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक कर लिया और यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू पेज सोर्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारा जो पेलोड डाला था वो हम पेज सोर्स के अंदर ढूंढने का ट्राई करते हैं कि कहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग पहले से दिख रहा है, उसके अंदर जेसन रिस्पॉन्स स्ट्रिंग है जो कि हमें यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, ये देखिए। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी के अंदर मूवीज, और ये रहा हमारा पेलोड, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा पेलोड रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम समझे इस कोडिंग को तो क्या हो रहा है, ये देखिए एक्चुअल में जो रियल स्क्रिप्ट टैग ओपन है वो यहाँ पे है, और रियल में जो स्क्रिप्ट टैग क्लोज है जी, जो कि कोड का स्क्रिप्ट टैग क्लोजिंग है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमने स्क्रिप्ट टैग डाला जो ओपन और क्लोजिंग, वो क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज होना था वो एक्चुअली में हमारे स्क्रिप्ट टैग क्लोजिंग की वजह से यहीं पे क्लोज हो जा रहा है, और ये जो सॉरी वाला ये जो पूरा पार्ट है, सॉरी के बाद का जो पूरा पार्ट है वो यहाँ पे निगलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, और निगलेक्ट होने की वजह से और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज होने की वजह से ये क्या हो रहा है कि इतना पार्ट हमारा रिस्पॉन्स के अंदर आ जा रहा है। ठीक है, इतना पार्ट हमारा रिस्पॉन्स के अंदर आ जाता है, और ये पार्ट भी हमारा रिस्पॉन्स के अंदर एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग, एज अ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है हमारे पेज के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, जेसन रिस्पॉन्स यानी कि इसके आगे वाला पार्ट, स्क्रिप्ट के आगे वाला पार्ट ये वाला, ये देखिए वार जेसन रिस्पॉन्स, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हमारी एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग एंड एज अ नॉर्मल बोल सकते हैं कि एज अ नॉर्मल इनपुट यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो एक्चुअली में हमने पेलोड डाला था वो यहाँ पे वर्क कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो कोडिंग कैसे हो रही है, ये देखिए जेसन रिस्पॉन्स स्ट्रिंग है, उसे ओपन करने के लिए यहाँ पे सिंगल कोट से स्टार्टिंग की गई है, सिंगल कोट, उसके बाद करली ब्रेसेस, उसके बाद डबल कोट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डबल कोट तो क्लोज हो जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद फिर से आ रहा है करली ब्रेसेस, और उसके बाद आ रहा है डबल कोटेशन मार्क जो कि यहाँ पे क्लोज हो रहा है, एक और डबल कोटेशन मार्क आ रहा है। ये जो डबल कोटेशन मार्क आ रहा है वो कहीं पे क्लोज होता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। तो अब ये जो ओपनिंग की जो स्ट्रिंग हुई पूरी डबल कोटेशन, फिर करली ब्रेसेस, फिर उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद आता है करली ब्रेसेस एक और उसके बाद सिंगल कोटेशन। तो इसे क्लोज करना पड़ेगा हमें, ताकि ये जो हमारा क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग है उसके पहले हमें ये सारे
चीज़ें जो हैं वो क्लोज करनी पड़ेगी, इतनी सारी चीज़ें, ताकि हमारा स्क्रिप्ट टैग के अंदर का जो भी पेलोड है वो हम एग्जीक्यूट करवा सके। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पीछे की साइड पे आके देखें इस सेंटेंस की, तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें यहीं पे क्लोज हो रही है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हो रहा है डबल कोटेशन, ये देखिए यहाँ पे जो डबल कोटेशन ओपन है उसका क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद करली ब्रेसेस, ये देखिए ये जो करली ब्रेसेस है उसका क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का भी क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है। और उसके बाद जो है वो एक और करली ब्रेसेस जो जिसका क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है, और जो सिंगल कोटेशन है उसका भी क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है। और उसके बाद जो आ रहा है वो सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में ये चीज़ें क्लोजिंग तो है, इस स्ट्रिंग की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे हमें मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि इन सारी चीज़ों के क्लोज होते पहले ही हम स्क्रिप्ट टैग को क्लोज हो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पेलोड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे पेलोड को बैलेंस करना पड़ेगा। और उस पेलोड को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो क्लोजिंग की चीज़ें हैं वो एक्चुअली में हमारे पेलोड के पहले, यानी कि हमारा पेलोड शुरू होने से पहले ही हमें ये सारी चीज़ें पहले क्लोज करनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपको एक नोटपैड के ऊपर बताऊं कि आप ये कैसे कर सकते हैं, ये पूरी चीज़ें समझाऊं, तो यहाँ पे देखिए ये जो सारी चीज़ें क्लोज हो रही है उसे हम सबसे पहले हमारे पेलोड से पहले क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ये जो ओपनिंग चीज़ें हो रही हैं डबल कोटेशन मार्क तक, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने सबसे पहले यहाँ पे क्लोज कर दी। अब यहाँ से एक्चुअली में हम हमारा पेलोड बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, जो कि होता है स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, उसके बाद अलर्ट फंक्शन आता है जिसके अंदर हम लिखेंगे हैक्ड, और सॉरी यहाँ पे डबल सिंगल कोटेशन कंप्लीट, और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें हैं वो सीधी यहाँ पे आगे चली जाएंगी स्क्रिप्ट टैग के पहले। उसके बाद हमारा अलर्ट फंक्शन और स्क्रिप्ट टैग क्लोज, उसकी वजह से क्या होगा कि ये पूरा जो क्वेरी है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट टैग वाला पेलोड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसे करने के लिए हम इस पेलोड को एंटर करके देखेंगे कि, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमने मार्क करनी है। ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग पहले से ओपन है, जिसके अंदर इस स्क्रिप्ट टैग ओपन है, इसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना है कि स्क्रिप्ट टैग को भी कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग हमारा पहले से ओपन है। इसी के अंदर सारी चीज़ें होने की वजह से हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग भी निकाल देंगे। तो हमारा यहाँ पे पेलोड होगा एग्जैक्टली ये, जैसे कि डबल कोटेशन मार्क, उसके बाद करली ब्रेसेस, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद फिर से एक करली ब्रेसेस, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद सेमीकोलन, और स्क्रिप्ट टैग क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ओपन है, ठीक है, उसको हम नहीं लगाएंगे, सीधा हमारा अलर्ट फंक्शन और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे। हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्या है एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और यहाँ तक इस क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग तक हमारा एग्जीक्यूशन ना जाए, इसके लिए हम यहाँ पे ही स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे, जिसकी वजह से ये ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग जो है उसकी बीच की ही सारी चीज़ें हमारी एग्जीक्यूट हो, ऐसा हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इस पेलोड को हमने समझ लिया है, इसे बना दिया है। चलिए अब इसे ट्राई करते हैं, इसे एंटर करके देखते हैं कि ये हमारा पेलोड सक्सेसफुली रन करता है, एग्जीक्यूट करता है या नहीं, और हमें पॉपअप देता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पेलोड को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और अब हम सर्च करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने सर्च पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे हमें सक्सेसफुली पॉपअप आ चुका है जिसमें मैसेज लिखा है हैक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इस पेलोड को बिल्ड कर दिया है, और सक्सेसफुली हमारा अटैक जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको पेलोड समझना पड़ेगा, कैसे आपको बनाना है, कैसे कोडिंग हुई है पीछे, किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ओपन हो रही है, क्या क्या चीज़ें क्लोज हो रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे समझा कि सिंगल कोटेशन ओपन हो रहा है, फिर करली ब्रेसेस ओपन हो रहा है, उसको पीछे क्लोजिंग मिला है या नहीं, वो सारी चीज़ें पीछे क्लोज हुई है या नहीं। उसके पहले हमने समझा कि स्क्रिप्ट टैग कैसे
यहाँ पे ओपन है तो हम क्यों यहाँ पे नहीं डालेंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए हमने स्क्रिप्ट टैग के बिना डाला तो हमें यहाँ पे पॉपअप मिल रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग भी डाल के दिखा देता हूँ कि हमारा पॉपअप आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग, और ये पेलोड हम फिर से डाल देंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग वाला पेलोड हमने डाला है। जब हमने स्क्रिप्ट टैग नहीं डाला था तब पॉपअप आया था, अब देखते हैं पॉपअप आता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे कोई भी पॉपअप नहीं आया है। और अगर हम इस पेज का पेज सोर्स देखें, ये एक नया पेज सोर्स ओपन हो चुका है, तो अगर हम इस पेज का पेज सोर्स देखें तो ये देखिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग तो ओपन हो रहा है, यहाँ पे दूसरा एक स्क्रिप्ट टैग ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये देखिए ये जो स्क्रिप्ट टैग है वो एक स्ट्रिंग बन जा रहा है, जिसकी मदद से यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो रहा है उसके अंदर तो ये आ रहा है, बट ये पहले से एक स्क्रिप्ट टैग ओपन होने की वजह से ये स्ट्रिंग बन जा रहा है और हमारा पेलोड एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग के बिना डालते हैं। ये देखिए स्क्रिप्ट टैग यहाँ से मैं निकाल देता हूँ और इसका पेज सोर्स देखेंगे हम। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग मैंने निकाल दिया, ये देखिए यहाँ पे पॉपअप आ चुका है। अब इस चीज़ का पेज सोर्स देखेंगे हम, देखते हैं क्या आता है, मिलता है भी कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा हमें। ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है हमें स्क्रिप्ट टैग ओपन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे क्लोज की, उसके बाद अलर्ट फंक्शन और स्क्रिप्ट टैग क्लोज, तो यहाँ पे ये सारी जो स्क्रिप्ट टैग हमारा जो क्लोज हो रहा है उसके बाद की सारी चीज़ें हैं वो निगलेक्ट हो जा रही है, वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं हो रही है और स्ट्रिंग बन जा रही है। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग बन गई है सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग बन जा रही है। उसकी मदद से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो स्ट्रिंग बन जा रही है उसकी मदद से क्या हो रहा है कि ये जो दो स्क्रिप्ट टैग है उसके बीच में हमारा जो अलर्ट फंक्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसकी मदद से ये हमें पॉपअप मिल रहा है और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है। तो इस तरीके से आप ऐसे जेसन रिफ्लेक्शन वाले जो भी इनपुट फील्ड्स होते हैं या फिर जो भी पैरामीटर्स होते हैं, इनके अंदर आप एक्सेसेस फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी होती है यहाँ पे पेज सोर्स में जाके कि कहाँ पे क्या चीज़ें क्लोज हो रही है, उसके बाद हमारा कहाँ पे पेलोड लगाए, उसके पहले पेलोड लगाए, कौन सा पेलोड यूज़ करें, ये सारी चीज़ें आपको देखने के बाद आपका पेलोड लगाना है और उसके बाद आप सक्सेसफुली ऐसी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वल्नरेबिलिटी के साथ। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी की एक और नई टाइप, जो कि है यूज़र एजेंट वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने सबसे पहले अपने लैपटॉप के अंदर अपना लोकल सर्वर स्टार्ट कर लिया है। ये देखिए हमारा बी वेब सर्वर रन कर रहा है और इस वीडियो के अंदर हमें बर्ब शूट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए बर्ब शूट ओपन कर लेते हैं और हमारा ब्राउज़र भी हम बर्ब शूट का जो इनबिल्ट ब्राउज़र हमें दिया गया है वही यूज़ करने वाले हैं। तो बर्ब शूट ओपन करते हैं, उसके बाद हम हमारा जो ब्राउज़र है वो भी ओपन करेंगे और अपनी वेब एप्लीकेशन ओपन करेंगे। तो ये देखिए हमारा बर्ब शूट ओपन हो चुका है। यहाँ पे स्टार्ट बर्ब करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है ऑप्शंस हमारे, और फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम जो यूज़र एजेंट वाली वल्नरेबिलिटी है उसे क्रैक करने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं बर्ब शूट के ऊपर। यहाँ पे प्रॉक्सी टैब में जाएंगे और हमारा जो ब्राउज़र इनबिल्ट बर्ब शूट के लेटेस्ट वर्जन में दिया जाता है उसे ओपन कर लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे ओपन ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं। ये हमने ओपन ब्राउज़र पे क्लिक कर लिया। देखते हैं हमारा ब्राउज़र ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या करना है हमें। हम सबसे पहले हमारी यहाँ पे बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन खोल लेंगे। वेब एप्लीकेशन login.php, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेप्ट को बंद कर देते हैं फ़िलहाल के लिए और हम हमारे लॉगिन पेज पे आ गए हैं। लॉगिन कर लेते हैं बी और बग, ये हम लॉगिन कर गए और यहाँ पे पोर्टल पेज पे आ चुके हैं। पोर्टल पेज में हमें यहाँ पे हमारी वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करनी है जो कि है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेसेस और उसमें यूज़र एजेंट, ठीक है। तो चलिए हैक पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कहाँ पे आते हैं। ये हमारा एक्सेसेस रिफ्लेक्टेड यूज़र एजेंट पेज आ चुका है हमारे सामने। तो यहाँ पे यूज़र एजेंट क्या होता है मैं आपको अगर बता दूँ तो यूज़र एजेंट एक रिक्वेस्ट हेडर होता है जो कि हमारी रिक्वेस्ट में जाता है। हाँ, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे
क्लाइंट से सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो यूज़र एजेंट का यहाँ पे काम क्या होता है, तो यूज़र एजेंट जो कि हमारा एक रिक्वेस्ट हेडर है, वो हम कौन से ब्राउज़र से इस सारी चीज़ को, यानी कि इस रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, कौन कौन से ब्राउज़र हो सकते हैं, कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है, ये सारी चीज़ें, ये जो यूज़र एजेंट नाम का जो हमारा रिक्वेस्ट हेडर है, वो ये सारी चीज़ें हमारे क्लाइंट सिस्टम के बारे में कलेक्ट करता है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अपना विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है विंडोज़ 10 64 बिट वर्जन, मोजिला फायरफॉक्स या फिर क्रोम 97, ये सारी चीज़ें। मैं क्रोम 97 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्रोम भी दिखा रहा है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि यूज़र जो भी चीज़ें एक रिक्वेस्ट भेजने के लिए सर्वर के ऊपर जो यूज़ करता है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, उसकी इंफॉर्मेशन ये जो यूज़र एजेंट नाम का जो रिक्वेस्ट हेडर है वो कैरी करके रिक्वेस्ट के अंदर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है इस हिंट की मदद से कि यूज़र एंड एजेंट नाम का जो रिक्वेस्ट हेडर है उसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है, और वहाँ पे हमें जो कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है वो ढूंढनी है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बर्ब शूट पे आ जाते हैं और इंटरसेप्ट को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट ऑन कर दिया। अब वापस चलते हैं हमारी पेज के ऊपर और इसे रीलोड करते हैं, देखते हैं क्या क्या रिक्वेस्ट हेडर मिलते हैं और कैसी रिक्वेस्ट दिखती है हमारी इस पेज की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिफ्रेश कर दिया और ये देखिए हमें यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट मिल चुकी है और इसमें बहुत सारे रिक्वेस्ट हेडर्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक रिक्वेस्ट हेडर हमारा यूज़र एजेंट भी है जिसमें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलिए इसे हम रिपीटर में ले लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और सेंड टू रिपीटर कर लेते हैं और यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो हमने हमारी रिक्वेस्ट जो है वो रिपीटर में ले ली। अब इस रिपीटर की मदद से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी हम चेंजेस करेंगे उस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे चेंजेस करके, और उसका रिस्पॉन्स जो है हम यहाँ पे सीधा देख पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो हिंट मिली है उसके हिसाब से हमें क्या करना है कि यहाँ पे यूज़र एजेंट नाम का जो रिक्वेस्ट हेडर है उसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उसकी वैल्यू चेंज करते हैं एक नॉर्मल कीवर्ड से। यहाँ पे कीवर्ड में मैं अपना नाम डाल देता हूँ देवांग, और फिर इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, देखते हैं हमारा नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है रिस्पॉन्स के अंदर। ये देखिए हमारा यहाँ पे राइट साइड में रिस्पॉन्स आ चुका है। तो चलिए अब इसे सर्च करते हैं। ये देखिए रिस्पॉन्स के अंदर मेरा नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र योर यूज़र एजेंट, और फिर नीचे मैंने जो यूज़र एजेंट की वैल्यू सेट की थी वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम हमारा पेलोड है नॉर्मल पेलोड जो कि है स्क्रिप्ट टैग, फिर अलर्ट फंक्शन, उसके अंदर हमारी वैल्यू, अलर्ट फंक्शन के अंदर हमारी वैल्यू हम डालेंगे हैक्ट करके। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे, और अब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा रिफ्लेक्शन प्रॉपर आता है या नहीं, हमें वल्नरेबिलिटी मिलती है या नहीं, ये चीज़ चेक करते हैं। तो चलिए सेंड पे क्लिक करते हैं। सेंड पे क्लिक करते ही हमें हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल चुका है। अब इस जो हमारा ये जो हमने पेलोड डाला है उसमें से कोई भी एक चीज़ सर्च करके देखते हैं। हैक्ट जो कीवर्ड है उसे सर्च करके देखते हैं कि मिलता है नहीं। ये देखिए हमारा हैक्ट कीवर्ड भी है, वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसके ऊपर और नीचे स्क्रिप्ट टैग भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से हमारा पेलोड यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। अब इससे रिफ्लेक्शन आता है या नहीं, पॉपअप आता है या नहीं, वो देखना है हमें। तो उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र करेंगे और उसका जो URL दे रहा है हमें उसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे ब्राउज़र पे जाएंगे, इसे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसे रन करेंगे एंटर करके। ये देखिए हमारा सक्सेसफुल मैसेज यहाँ पे आ चुका है और पॉपअप भी आ रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी मिल चुकी है, यानी कि हमारा यूज़र एजेंट जो रिक्वेस्ट हेडर है वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन बात ये आती है कि यहाँ पे इस पेज पे हमें हिंट दी गई थी जिसकी मदद से हमें पता चला कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यूज़र एजेंट नाम के रिक्वेस्ट हेडर में है। बट जब हम रियल वर्ल्ड में जाएंगे, कोई रियल वेबसाइट के ऊपर बग बाउंटी करेंगे
एक्सेसेस फाइंड करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि यूज़र एजेंट जो रिक्वेस्ट हेडर है उस पर वल्नरेबिलिटी है या नहीं, या फिर हम कैसे डायरेक्टली ये गैस कर ले कि यूज़र एजेंट पे हम मतलब जो चेंजेस है वो करे, हमारा पेलोड डाले। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ ये होती है कि आपको जो रिक्वेस्ट जा रही है, मान लीजिए आप किसी पेज पे गए, उस पेज की रिक्वेस्ट कैप्चर करनी है और इस पेज पे दिए गए ऑलमोस्ट सारे, यानी कि मान लीजिए ये होस्ट हेडर है, यूज़र एजेंट हेडर है, रेफरर हेडर था, पिछली बार मैंने एक वीडियो में आपको सिखाया था। फिर उसके बाद आता है ये दूसरे जो हेडर्स आते हैं, मान लीजिए कैश कंट्रोल हेडर है, ऐसे कोई हेडर है, उनकी वैल्यूज़ भी आपको एक एक करके चेंज करके चेक करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर कोई एक आपका रिक्वेस्ट हेडर वल्नरेबल होगा जिसका रिफ्लेक्शन प्रॉपरली उस रिस्पॉन्स में आता होगा और वो उसमें अगर इनपुट प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं होगा तो आपका जो पेलोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और आपको ऐसे ही वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशली इस यूज़र एजेंट रिक्वेस्ट हेडर को वल्नरेबल रखा है। आप अगर रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो और कोई रिक्वेस्ट हेडर भी वल्नरेबल हो सकता है। तो आपको करना सिंपली ये है कि रिक्वेस्ट के अंदर जो भी रिक्वेस्ट हेडर्स हैं उनमें से बारी बारी करके एक एक रिक्वेस्ट हेडर को की वैल्यू को चेंज करके उसके रिस्पॉन्स को चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हेडर के अंदर अपना पेलोड इंसर्ट करके वल्नरेबिलिटी है या नहीं ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल सिनेरियो है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसे मीडियम वल्नरेबिलिटी में भी टेस्ट करते हैं, मीडियम सिक्योरिटी लेवल में भी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे मीडियम पे सेट करता हूँ। ये देखिए मैंने इसे मीडियम पे सेट कर दिया है, करंट सिक्योरिटी लेवल मीडियम आ चुका है। तो चलिए अब इसे मीडियम लेवल में भी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक और बार बर्ब शूट पे आ जाते हैं, यहाँ पे प्रॉक्सी है उसे इंटरसेप्ट ऑन करते हैं और इस पेज को भी रीलोड करते हैं। तो चलिए मैंने रीलोड कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट मिल चुकी है और रिक्वेस्ट के अंदर यूज़र एजेंट नाम का जो हमारा रिक्वेस्ट हेडर है वो भी हमें दिख रहा है। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं और इस रिक्वेस्ट को हम रिपीटर में लेके चलते हैं। रिपीटर में हमने इस रिक्वेस्ट को भेज दिया है। अब हम यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ कर देंगे, रिपीटर पे आ जाएंगे और रिपीटर में हमें ये जो हमारी मीडियम लेवल सिक्योरिटी वाली वल्नरेबिलिटी है वो भी उसकी रिक्वेस्ट हमें दिख रही है। तो चलिए यहाँ पे हम यूज़र एजेंट जो रिक्वेस्ट हेडर है उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी एक कीवर्ड डाल देता हूँ, मान लीजिए कीवर्ड डालते हैं हम हैकिंग करके, ठीक है, और इस रिक्वेस्ट को हम सेंड कर देते हैं। ये देखिए हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे रिस्पॉन्स इसका मिल चुका है। अब इस रिस्पॉन्स को हम जो हमने यूज़र एजेंट की वैल्यू जो एंटर की है उसे हम सर्च करते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हुई है या नहीं है। ठीक है, हैकिंग कीवर्ड डाला था, ये देखिए हमारा हैकिंग कीवर्ड है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ यानी कि प्रोबेबली ये जो यूज़र एजेंट कीवर्ड रिक्वेस्ट हेडर है वो वल्नरेबल हो सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसके अंदर हमारा जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बेसिक पेलोड है वो डालते हैं अलर्ट फंक्शन और यहाँ पे हमारी वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू में हम मान लीजिए डालते हैं कीवर्ड हैक्ड और अब यहाँ पे हम अपना स्क्रिप्ट टैग क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा पेलोड यहाँ पे लग चुका है। अब हम इस रिक्वेस्ट को भी सेंड कर देंगे। ये देखिए हमारा जो रिस्पॉन्स है हमें मिल चुका है। अब हम यहाँ पे इस कीवर्ड को सर्च करेंगे, हैक्ड कीवर्ड जो हमारा डाला था। यहाँ पे देखिए हैक कीवर्ड हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इस रिस्पॉन्स को हम ब्राउज़र में देखेंगे, कॉपी और ब्राउज़र में लेके चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपरली आ रहा है, हमारा जो पॉपअप है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए एंटर पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रॉपर हमने जो इनपुट है वो भी डाला है। ठीक है, हमारा जो पेलोड है वो भी प्रॉपर डाला है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, बट यहाँ पे पॉपअप नहीं आ रहा है। ठीक है, अलर्ट फंक्शन जो हमने यूज़ किया है उस अलर्ट बॉक्स को पॉपअप करवाने के लिए वो अलर्ट बॉक्स हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि हमारा रिफ्लेक्शन तो हो रहा है बट अलर्ट फंक्शन जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सिंगल कोट है वो यहाँ पे शायद से सैनिटाइज किया हुआ है। तो चलिए इस सिंगल कोट को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी और इनपुट से।
इसे हम बैक फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं। और चलिए अब चेक करते हैं, अब इस रिक्वेस्ट को रीसेंड करते हैं और यहाँ पे हमारा हैक्ड जो कीवर्ड है वो फिर से मैच हो चुका है रिस्पॉन्स के अंदर। और ये देखिए अब इस बार यहाँ पे अलर्ट फंक्शन का जो कलर है वो पूरा ब्लैक है, चेंज हुआ है। तो चलिए अब इस रिस्पॉन्स को देखते हैं कि यहाँ पे अलर्ट पॉपअप जनरेट होता है या नहीं। इसे कॉपी कर लेंगे और फिर से इसी ब्राउज़र के अंदर इसे पेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये रिस्पॉन्स आता है या नहीं। ये देखिए जैसे ही हमने फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस किया सिंगल कोट को, हमारा पॉपअप मैसेज यहाँ पे आ चुका है और हमें यहाँ पे सक्सेसफुली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं, जो मुझे लगता था कि ये जो इनपुट मैंने डाला है वो अगर सैनिटाइज किया हुआ है तो उसकी जगह मैंने कोई और इनपुट डाल दिया और चेक किया कि यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस में जब अगर आप प्रॉपर इनपुट डालते हैं वो रिफ्लेक्ट तो हो रहा है लेकिन उससे जो आपका प्रॉपर एग्जीक्यूशन पेलोड का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो आप ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, ऐसी ट्रिक्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एंगुलर ब्रैकेट्स अगर सैनिटाइज हो तो उन्हें एनकोड करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल कोट सैनिटाइज था तो सिंगल कोट की जगह उससे एनकोड करके ट्राई कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह दूसरा कोई और पॉपअप डाल के या फिर कोई और इनपुट डाल के ट्राई कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपको ट्राई करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको किसी रिक्वेस्ट हेडर के अंदर या किसी इनपुट फील्ड के अंदर कहीं पे भी आपको ऐसी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसी वल्नरेबिलिटीज मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि आपको मैंने आज जो ये यूज़र एजेंट वाली वल्नरेबिलिटी सिखाई प्रैक्टिकली कि आपको कैसे करनी है, कहाँ फाइंड करनी है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी कि XSS वल्नरेबिलिटी एजेक्स XML से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना वेब सर्वर स्टार्ट कर लिया है और अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे मैंने अपना जो वेब एप्लीकेशन है बी वेब वो भी ओपन कर लिया है। चलिए लॉगिन करते हैं। यहाँ पे बी और बग, ये हमने आईडी पासवर्ड डाल दिया, एंटर कर दिया। हम आ चुके हैं लॉगिन पेज के ऊपर और मतलब प्रोफाइल पेज के ऊपर, और अब हम सिलेक्ट करेंगे आज की वल्नरेबिलिटी जिसका नाम है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड एजेक्स XML। चलिए हैक पे क्लिक करते हैं। हैक पे क्लिक करते ही ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं XSS रिफ्लेक्टेड एजेक्स XML के पेज के ऊपर। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एजेक्स जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे हम जो डायनेमिक पेज है वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई हमें कुछ भी जो डायनेमिक चीज़ें करवानी होती हैं वो एजेक्स की मदद से वेब पेज के किसी एक छोटे से पार्ट के ऊपर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में हमारा जो पेज था वैसे का वैसे यहाँ पे सेम पेज है। हमें सर्च मूवी करना है, यहाँ पे सर्च करेंगे तो जैसे ही हम कुछ भी टाइप करेंगे वो यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट होकर आएगा। तो चलिए टाइप करते हैं हैकिंग करके। तो ये देखिए जैसे ही मैंने हैकिंग टाइप किया यहाँ पे हमारे पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ठीक है, तो अब पिछला जो हमने वीडियो देखा था जो कि है एक मिनट, XSS एजेक्स जेसन, ये जेसन रिफ्लेक्टर के लिए था। एजेक्स यहाँ पे कॉमन है, जेसन रिफ्लेक्टर का वीडियो था, यानी कि जेसन के अंदर हमें जेसन रिफ्लेक्टर की अंदर हमें XSS ढूंढनी थी। और आज के वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है XSS एजेक्स XML। ठीक है, तो XML वाला कहाँ गया, एक मिनट, ये XML और हैक पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आज के वीडियो में हम देख रहे हैं एजेक्स XML को। ठीक है, तो यहाँ पे एजेक्स तो वर्क कर रहा है जैसे कि हमने पहले भी देखा। हैकिंग टाइप किया तो यहाँ पे हैकिंग आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम बोल्ट करके देखते हैं कि बोल्ट हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बी टैग डाल दिया और यहाँ पे बी टैग को क्लोज भी कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो बी टैग है वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे XML का यूज़ किया गया है। ठीक है, इस पेज के अंदर XML को यूज़ किया गया है, तो हमें क्या करना होगा कि XML में कुछ सिंबल्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मान लीजिए हमें XML के अंदर
ग्रेटर देन सिंबल यानी कि ग्रेटर देन लेस देन सिंबल को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो एक्सएमएल में ऐसे स्पेशल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्टिंग होती है एम% से, यानी कि एंड से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद जो भी एल लेस देन सिंबल के लिए होता है LT, और उसके बाद सेमीकोलन। यानी कि यहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है एक्सएमएल के अंदर लेस देन सिंबल का, यानी कि ओपन एंगुलर ब्रैकेट का, वो इस तरीके से होता है। और उसके बाद जो हमारा ग्रेटर देन सिंबल यानी कि क्लोज एंगुलर ब्रैकेट है, उसका भी सेम रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है M% से, और ग्रेटर देन का GT लगा के फिर सेमीकोलन से। तो इस तरीके से जो भी बाकी के सिंबल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए हो गया नॉर्मल ब्रैकेट्स हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गया, इन सबको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है XML के अंदर, अगर हम XML यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वर्क नहीं कर रहा है, तो हम इसको ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल को मान लीजिए हम LT और GT से चेंज करते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से हम इसे HTML एनकोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपको HTML एनकोडिंग करके दिखाऊं, तो हम गूगल पे सिंपली सर्च करते हैं HTML एनकोडिंग ऑनलाइन। तो जैसे कि हमने यहाँ पे HTML एनकोडिंग ऑनलाइन गूगल पे सर्च किया, तो हमें पहली वेबसाइट मिल रही है। यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इनपुट फील्ड दी गई है, जहाँ पे हम हमारा इनपुट करेंगे, और यहाँ पे हमारा एनकोडिंग आउटपुट दिखाई देगा। तो चलिए हम ये बी टैग वाला जो हमारा पेलोड है उसे यहाँ पे एनकोड करके देखते हैं। ये हमने पेलोड डाल दिया, और देखिए यहाँ पे लेस देन का जो सिंबल है उसके लिए यहाँ पे हमने मैंने जो बताया था M%, LT लेस देन और सेमीकोलन, और उसके बाद B जो कि हमने यहाँ पे टाइप किया है, और उसके बाद GT ग्रेटर देन के लिए। तो ये हमारा पूरा पेलोड जो है वो एनकोड हो चुका है। अब हम इस पेलोड को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो हैकिंग वर्ड है वो यहाँ पे होता है कि नहीं बोल्ट में। तो ये हमने डाल दिया पेलोड, और जी नहीं, यहाँ पे हमारा जो पेलोड है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे चलिए एक काम करते हैं कि हमारा ये जो बेसिक पेलोड है उसे हम HTML एनकोड करके देखते हैं और ट्राई करते हैं कि ये होता है कि नहीं। तो यहाँ पे HTML एनकोडिंग के अंदर हम आ गए हैं। इस पेलोड को हम डालेंगे, और यहाँ पे हमने इसे HTML एनकोड कर लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये पेलोड वर्क करता है कि नहीं। इसे भी हमने डाल लिया है, लेकिन जी नहीं, ये भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अब इस पेलोड को हम HTML एनकोड करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे सिंपली हमारा ये पेलोड भी हमने डाल दिया, alert LTGT। ठीक है, तो इस पेलोड को भी हम डाल के देखते हैं, और ये भी एक्चुअली में वर्क नहीं कर रहा है हमारा। हम कोई और वेबसाइट को देख लेते हैं। HTML एनकोडिंग के लिए किसी और वेबसाइट को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा पेलोड हम डाल देते हैं। जी नहीं, ये वाला नहीं, एक्चुअली हमारा जो ओरिजिनल पेलोड है वो डाल के देखते हैं। ये वाला ओरिजिनल पेलोड, इसे हम एनकोड करके देखते हैं। ये तो कुछ और ही एनकोड हो रहा है। ठीक है, इस पेलोड को हम ट्राई करते हैं। ये देखिए, एक्चुअली में ऐसी जो XSS है, SQL इंजेक्शन है, ऐसी वल्नरेबिलिटीज ज़्यादातर XSS में आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। आपको बैकएंड में क्या हो रहा है वो समझना पड़ेगा। पेज किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है वो समझना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना पेलोड जनरेट करके ये सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, तो ही आपको सफलता मिलेगी, तो ही आप फाइंड कर पाएंगे XSS वल्नरेबिलिटी। तो चलिए इसे भी हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं, इससे भी वर्क नहीं हो रहा है। यहाँ पे चलिए यहाँ पे ये एक इसके अंदर भी पेलोड डाल लेते हैं। आपको ऐसी चीज़ें नहीं होगी कि आपने सिंपली पेलोड डाला या फिर सिंपली एक बार आपने उसे एनकोड किया और आपका वर्क हो जाएगा। नहीं होगा ऐसे। आपको ट्रायल एंड एरर, आपको पेज को समझना पड़ेगा, पर्टिकुलर इनपुट फील्ड को समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको ट्रायल एंड एरर करके उसके हिसाब से अलग अलग पेलोड्स यूज़ करके, जैसे कि हमने पिछली बार हमारा ये जो नॉर्मल पेलोड था वो नहीं चला था, तो हमने इमेज टैग वाला पेलोड जैसे ही एंटर किया वो तुरंत वर्क कर गया था। तो ऐसे ही आपको एक से दूसरा पेलोड यूज़ करके, एक से दूसरी ट्रिक यूज़ करके
ये बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स ही दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप अलग अलग ट्राई कर सकते हैं अलग अलग पेज के अंदर। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसी चीज़ों से आपको वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान पे रखिए और इन्हीं सारी चीज़ों को आप अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग पेज के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका जो पेलोड है वो वर्क कर जाए और आपको जो है आपका वल्नरेबिलिटी वो आपको आसानी से मिल जाए। तो ये यहाँ पे ये भी वर्क नहीं कर रही है। तो एक काम करते हैं, इसे किसी और ब्राउज़र के ऊपर ओपन करके देखते हैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो चलिए इसके ऊपर हम ट्राई करके देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ लोकल होस्ट, सॉरी इस ब्राउज़र के ऊपर हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये होता है या नहीं। लोकल होस्ट बी वेब, अरे कहाँ गया, बी वेब का पेज खुलना चाहिए था। यहाँ पे हम बी वेब टाइप कर लेते हैं। बी वेब टाइप कर लिया हमने, यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं बी और बग, इसमें जाते हैं, लॉगिन कर लिया हमने। यहाँ से हम हमारी वल्नरेबिलिटी आज की सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका नाम है यहाँ से हम हमारी वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका नाम है एजेक्स एक्सएसएस एजेक्स एक्सएमएल। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हम पेलोड डाल के देखते हैं कि ये वर्क होता है कि नहीं होता है। जी हाँ, ये देखिए ब्राउज़र के ऊपर हमने ब्राउज़र चेंज किया तो यहाँ पे हमारी वल्नरेबिलिटी वर्क कर गई। ये देखिए मैसेज आ चुका है 1, हमारा जो हमने टाइप किया था 1 की जगह हम और कुछ भी डाल के देखते हैं। ये देखिए बार बार पॉपअप आता ही रहेगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि एजेक्स की मदद से जो भी हमने इनपुट किया है वो तुरंत ही उस पेज को पूरा रीलोड होने की बजाय तुरंत ही वहाँ पे एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली चलाता रहता है इनपुट के साथ साथ। इसकी वजह से ये हमारा जो पेलोड है वो वहाँ से जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं इसकी वजह से हमें बार बार ये पॉपअप आता ही रहेगा। तो हमें इस पेज को ही पूरा रीलोड करना होगा। चलिए एक काम करते हैं, इसे बंद करके, नहीं इस हम ब्राउज़र को ही बंद कर लेते हैं पूरा। जी नहीं, ये यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें पूरा ब्राउज़र यहीं से बंद करना होगा। क्लोज द विंडो करते हैं, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। हम एक काम करते हैं, टास्क बार में जाके इस चीज़ को क्लोज कर लेते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही क्लोज कर देते हैं, एंड टास्क। तो ये देखिए हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो ब्राउज़र है हमारा वो लेटेस्ट वर्जन का ब्राउज़र है, इसलिए यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे देखा वो वर्क कर रहा है, तो फिर से हम एक इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चले जाते हैं और हमारा ये जो पेलोड है यहाँ पे पहले हमने 1 डाला था, इसकी जगह हम फिर से 5 डाल के देखते हैं कि 5 वाला पेलोड वर्क करता है या नहीं करता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलते हैं फिर से, और ये जो हमारा पेलोड है जहाँ पे हमने पहले, और ये जो हमारा पेलोड है जहाँ पे हमने पहले 1 डाला था वहाँ पे हम 5 डाल के देखते हैं कि 1 की जगह 5 वाला मैसेज हमारा आता है कि नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे सबको बंद कर देते हैं, लोकल होस्ट बी वेब ओपन कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे जल्दी से लॉगिन करते हैं बी और बग, और इसे लॉगिन कर लिया। हम यहाँ से आज की वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट कर लेते हैं XML। तो ये हम पेज पे आ चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे हमारा पेलोड हम एंटर करते हैं। ये देखिए मैंने ये पेस्ट किया और देखिए तुरंत यहाँ पे हमारा पॉपअप आ चुका है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ हमारा मैसेज। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या कि हमारा ये न्यू वर्जन का ब्राउज़र है, लेटेस्ट ब्राउज़र है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी है लेकिन मिल नहीं रही थी। तो हमने इसी चीज़ को एक ओल्डर वर्जन के इंटरनेट एक्सप्लोरर दूसरे ब्राउज़र पे ट्राई किया, तो ये सक्सेसफुली हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो कई बार आप जब बग बाउंटी या फिर एथिकल हैकिंग करेंगे तो ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आएंगी कि आपको कोई एक पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी है जो कि आपके जो लेटेस्ट वर्जन के ब्राउज़र्स हैं उसके ऊपर एग्जीक्यूट ना हो। हालांकि वहाँ पे वल्नरेबिलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन आप क्योंकि न्यू ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वहाँ वो वल्नरेबिलिटी वहाँ पे जनरेट नहीं होगी। तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि पेलोड्स डालने के बाद कभी कभी आप उस पर्टिकुलर वेब पेज को दूसरे किसी ब्राउज़र में ओपन करके भी वहाँ पे चेक कीजिए
कि वो वहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बग बाउंटी या एथिकल हैकिंग करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। यही सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको एक्चुअली में सीखनी होती हैं, कैसे क्या अटैक कहाँ पे करना है, कैसे करना है। और ये सारी चीज़ें कौन से पेलोड्स हैं वो तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन किस पेज को कैसे समझना है, कौन सी आप पेलोड डाल रहे हैं, कौन सा पेलोड एग्जीक्यूट कैसे हो सकता है, क्या क्या चीज़ें पेज पे यूज़ की गई है, क्या क्या चीज़ों से पेज बनाया गया है, वो सारी चीज़ें समझने के बाद एक पर्टिकुलर पेलोड जब आप यूज़ करोगे तो ही इसको आपको इम्पैक्ट मिलेगा। और पर्टिकुलर ब्राउज़र के ऊपर आप यूज़ करोगे तो ही आपको इसका इम्पैक्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखने लायक होती है जब आप एक रियल सिनारियो में जाते हैं, एक रियल वेब एप्लीकेशन को हैक करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो कि आपको कैसे एक वेब एप्लीकेशन के अंदर एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड फाइंड करना है जहाँ पे एक्सएमएल यूज़ किया गया हो या फिर एजेक्स यूज़ किया गया हो। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रैक्टिकल के साथ। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड लॉगिन फॉर्म वाली वल्नरेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना जो वेब सर्वर है वो स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं अपनी बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन भी पे भी आ चुका हूँ। तो चलिए लॉगिन करते हैं बी बग और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हम पोर्टल पेज पे आ गए और यहाँ से अब अपनी जो वल्नरेबिलिटी है वो सिलेक्ट करते हैं आज की, जो कि है रिफ्लेक्टेड लॉगिन फॉर्म। चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या पेज आता है, कहाँ क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने हैक पे क्लिक किया। ओके, यहाँ पे सबसे पहले ही यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। ठीक है, चलिए इसको इग्नोर करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए और यहाँ पे मेन कंटेंट पे फोकस करते हैं। यहाँ पे मेन कंटेंट में लिखा है एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड लॉगिन फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, एक और मैसेज है, एंटर योर सुपर हीरो क्रेडेंशियल्स, यानी कि हमें यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डालने हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पे लिख के आएगा लॉगिन सक्सेसफुली या फिर ऐसा कुछ मैसेज आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा जो मेन जो लॉगिन हम बाहर करते हैं, ये देखिए यहाँ पे लॉग आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम बी और बग से लॉगिन करते हैं वही चीज़ सेम हम वहाँ पे करते हैं। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वन बाय वन स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वहाँ पे कैसे वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे चलिए बी और बग डाल के देखते हैं, बी और बग। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैसेज आया इनवैलिड क्रेडेंशियल, मतलब हमारा जो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब और कुछ इनपुट डाल के देखते हैं। मान लीजिए एडमिन, एडमिन डाल के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फिर से देखते हैं तो एडमिन में वहाँ पे भी हमें इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस लॉगिन फॉर्म के अंदर हम एक्सएसएस कहाँ ढूंढे। यहाँ पे तो हमें एक मिल रही है दो इनपुट फील्ड्स और ये बटन। तो इनपुट फील्ड है तो सबसे पहले हम इनपुट फील्ड में जो हमारा इनपुट है वो ट्राई करेंगे। तो हमने जो इनपुट डाला वो तो हमारा कहीं पे भी, ये देखिए पेज में पहले रिफ्लेक्टेड जो भी हमने वीडियोस ट्राई की है, जो भी अलग अलग वल्नरेबिलिटीज रिफ्लेक्टेड कैटेगरी में ट्राई की, उन सारी कैटेगरीज में ये क्या होता था कि हम जो इनपुट डाल रहे थे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ रहा था, कुछ भी जो भी हम डाल रहे थे इनपुट फील्ड में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें हमारा बेसिक पेलोड डाल के देखते हैं कि ये रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं। ये हमारा बेसिक पेलोड है स्क्रिप्ट टैग अलर्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारा मैसेज आएगा हैक्ड और यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट टैग क्लोज होगा। ठीक है, तो इस पेलोड को हम लॉगिन बटन डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, देखिए हमारा कोई भी जो इनपुट है वो नहीं आया है, मतलब हमने जो भी इनपुट डाला वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पॉपअप मैसेज नहीं आया है, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो पेलोड है वो वर्क नहीं किया है। तो चलिए अब पासवर्ड फील्ड पे यही सेम चीज़ ट्राई करके देखते हैं। पासवर्ड फील्ड में हमने ये पेलोड डाला और ओके, यहाँ पे भी हमें कोई
पॉपअप नहीं आया है, मतलब कि हमारा यहाँ पे पेलोड इस फील्ड में भी नहीं चला और लॉगिन वाली फील्ड में भी नहीं चला है। ठीक है, तो चलिए एक बार एक चीज़ और करते हैं कि यहाँ पे हम अपना इस पेज का पेज सोर्स चेक करते हैं। ओके, इसको फिर रीलोड करते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए हैं इस पेज सोर्स पे। पेज सोर्स पे हम चेक करते हैं कि कहीं पे हमारा जो हमने इनपुट डाला है वो रिफ्लेक्ट होके आता है कि नहीं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ देवांग और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और फिर इस पेज का हम पेज सोर्स चेक करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, पेज सोर्स हम चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है या नहीं। यहाँ पे मैं कंट्रोल F करूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा देवांग, तो देवांग नाम का देखिए यहाँ पे भी पेज सोर्स कोड में भी कहीं पे हमारा जो इनपुट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में हम एक रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये जो इनपुट फील्ड्स हैं लॉगिन और पासवर्ड, वहाँ पे हम एक मैलिशियस इनपुट डाल के देखते हैं। मैलिशियस इनपुट यानी कि कोई भी नॉर्मल इनपुट नहीं, जैसे कि हमने पहले डाला, नाम डाला या फिर क्रेडेंशियल डाला, उसकी जगह कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल के देखते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर में सबसे मैलिशियस इनपुट मेरे हिसाब से मैं अगर मानता हूं तो वो है, एक है बैकस्लैश और दूसरा है सिंगल कोट। ये दोनों मेरे हिसाब से अगर मैलिशियस इनपुट हम कहीं पे भी कर रहे हैं तो ये दोनों मैलिशियस इनपुट हो सकते हैं। बाकी और भी हो सकते हैं, आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी डाल सकते हैं, @ भी डाल सकते हैं, हैश भी डाल सकते हैं, डॉलर भी डाल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज डाल सकते हैं, %, डाल सकते हैं, ये सारे भी मैलिशियस इनपुट माने जा सकते हैं। बट सबसे डेंजरस मेरी नज़र में है वो है सिंगल कोट और बैकस्लैश। तो चलिए हम यहाँ पे मैलिशियस इनपुट सिंगल कोट डाल के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल कोट एंटर कर लिया और अब यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो ये लॉगिन पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने मैलिशियस इनपुट डाला तो नीचे हमें एक एरर मिल गई है। एरर में क्या लिखा है, यू हैव एन एरर इन SQL सिंटैक्स, check the manually that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near double quotation and password equal to double quotation at line 1। ठीक है, तो इस एरर से हमें क्लियरली पता चल रहा है SQL सिंटैक्स में एरर है, MySQL में एरर है, मतलब कि यहाँ पे SQL इंजेक्शन की एरर है। यहाँ पे हम SQL इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, कौन सी फील्ड में, तो दोनों में, लॉगिन में और पासवर्ड में भी SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मौजूद है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गई कि यहाँ पे SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम SQL इंजेक्शन ट्राई करेंगे तो हमें कोई डेटा तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैसेजेस ही आ रहे हैं। ठीक है, तो डेटा नहीं मिलेगा और हमें दूसरी चीज की यहाँ पे फाइंड करना है XSS। ठीक है, क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस SQL की एरर को यूज करके हम XSS का पेलोड डालेंगे और सक्सेसफुली अटैक परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलिए जो SQL की सिंटैक्स है उसे समझते हैं और फिर पेलोड बिल्ड करते हैं XSS के लिए, इस पेज के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गया नोटपैड पे और आपको समझाता हूँ कि ये एरर किस वजह से आ रही है और हम कैसे इसको पेलोड बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंटैक्स जो हमारा होगा वो क्या होगा कि सिलेक्ट यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम जो भी उन्होंने पैरामीटर का नाम दिया होगा यू नेम इक्वल्स टू XYZ, जो भी हम इनपुट डालेंगे वो, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू ABC फ्रॉम जो उनका टेबल का नाम होगा। ठीक है, मान लीजिए टेबल का नाम है यूजर्स टेबल का नाम होगा और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, तो ये उनका बैकएंड में क्वेरी जा रहा होगा ऐसा, जब हम यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेरी है वो एक्चुअल में रन होता होगा। तो अब हमने क्या कर दिया कि इस क्वेरी को रन होने से पहले हमने एक मैलिशियस इनपुट डाल दिया, जिसकी वजह से ये क्वेरी खत्म हो उससे पहले हमने एक मैलिशियस इनपुट डाल दिया, जिसकी वजह से एरर आ गई। और एरर आ गई, इसकी वजह से हमारा यहाँ पे जो एरर है वो जनरेट हुआ और हमें यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूशन यानी कि कोई भी आउटपुट नहीं मिला। ठीक है, तो अब
इस क्वेरी को यूज़ करके, यानी कि इस सिचुएशन को यूज़ करके हम कैसे पेलोड बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा XSS का बेसिक पेलोड है वो समझ लेते हैं क्या है। XSS का बेसिक पेलोड सबको पता ही होगा, स्क्रिप्ट टैग, फिर अलर्ट फंक्शन आता है। अलर्ट फंक्शन के अंदर हम हमारा मैसेज डालेंगे जो भी हमें पॉपअप करवाना है, हैकिंग करके पॉपअप करवाते हैं, और यहाँ पे हम हमारी स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा XSS का बेसिक पेलोड हो गया। अब सबसे पहले हमारी यहाँ पे क्वेरी जा रही है, तो क्वेरी को हमें क्लोज करना पड़ेगा, इस क्वेरी को खत्म करना पड़ेगा, फिर हमारा ये पेलोड एग्जीक्यूट हो, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेरी को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमने इसे ब्रेक करने के लिए क्या किया, तो सिंगल कोट डाला, ठीक है। सिंगल कोट डाला, इसकी वजह से ये जो बेसिक क्वेरी, जो ओरिजिनल क्वेरी थी जा रही थी, उसे हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब क्वेरी अगर ब्रेक हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेरी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, यानी कि इस क्वेरी से जो भी एग्जीक्यूशन हो उसका आउटपुट जो है वो यस में, यानी कि उसका कुछ प्रॉपर आउटपुट आना चाहिए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे एरर आया तो हमारी ये पूरी पीछे वाली क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो ये जो पीछे वाला पेलोड है उसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें इस पूरी क्वेरी को एक बार सक्सेसफुली, यानी कि इस पूरी क्वेरी को एक ट्रू फॉर्म में एग्जीक्यूट करवाना होगा। तो किसी भी सिचुएशन को हमें ट्रू बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो सेम चीज यहाँ पे इनपुट हो रही है इज इक्वल टू वो सेम चीज, यानी कि 1 इक्वल टू 1 हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हम कर सकते हैं कि 1 इक्वल टू 1 यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे किया क्या कि यहाँ पे जो एक ओरिजिनल क्वेरी चल रही थी उसे हमने ब्रेक किया और उसके बाद हमारी कंडीशन लगा दी 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारी क्वेरी ब्रेक हो रही है जिसकी वजह से एरर आ रही है उसे ये छोड़ देगा, और यहाँ पे जो हमारी दूसरी कंडीशन है 1 इक्वल टू 1 उसे लेके ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। और अभी इस क्वेरी को खत्म करने के लिए जैसे ही हमें सेमीकोलन डालना पड़ता है वैसे ही हम पीछे सेमीकोलन भी डालेंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो 1 इक्वल टू 1 है यहाँ पे हम सेमीकोलन भी डालेंगे, यानी कि हमारा ये जो क्वेरी है ये पूरा सक्सेसफुल यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर नेम पासवर्ड वाली जो क्वेरी है हमारी, वो यहाँ पे सक्सेसफुली हम एंड कर रहे हैं, और यहाँ पे हमेशा ट्रू होने वाली कंडीशन हमने एक लगा दी है 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट क्वेरी जो है वो पूरी हमेशा एग्जीक्यूट होगी, 1 इक्वल टू 1 कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, और जैसे ही पहली कंडीशन ट्रू होती है ये क्वेरी यहाँ पे खत्म होगी और फिर हमारा जो पेलोड है वो एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें यहाँ पे पॉपअप आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस पेलोड को, ये जो पेलोड हमने बिल्ड किया है इसे किसी एक इनपुट फील्ड में डाल के देखते हैं कि आउटपुट आता है या नहीं आता है। तो ये लॉगिन फॉर्म, और यहाँ पे लॉगिन फील्ड में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस क्वेरी को पेस्ट कर दिया है, सिंगल कोट 1 इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन और फिर स्क्रिप्ट टैग वाला पेलोड, ठीक है। तो चलिए अभी लॉगिन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा पॉपअप आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये लॉगिन पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हमें पॉपअप मिल चुका है, यानी कि हमारा ये जो पेलोड है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर चुका है। हमने क्या किया, जो एसक्यूएल की क्वेरी थी वहाँ पे हमने सबसे पहले इनपुट फील्ड में ढूंढा कि एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है। एसक्यूएल इंजेक्शन मिला तो हमने क्या किया कि एसक्यूएल की क्वेरी को हमने सबसे पहले एक कंडीशन दे दी कि वो हमेशा ट्रू ही रहे। 1 इक्वल्स टू 1 हमने कंडीशन दी, मतलब ट्रू ही रहेगी, ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहेगी। 1 इक्वल्स टू हमेशा 1 होने ही वाला है। तो ये क्या होगा कि इस कंडीशन की वजह से इतना जो पार्ट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता ही रहेगा हर बार, और जैसे ही ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन खत्म होगा हमारा पेलोड यहाँ पे जो हमने एक बेसिक पेलोड डाला है वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूशन होना चालू हो जाएगा, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा हमें यहाँ पे पॉपअप मैसेज मिल जाएगा और हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी सक्सेसफुली यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे आप कहीं पे रियल वर्ल्ड में फंसते हैं कि वहाँ पे आपको लॉगिन फील्ड ही दिखी है या फिर कोई ऐसी इनपुट फील्ड दिखी है जहाँ पे आप कोई भी इनपुट डाल रहे हो वो रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा है, बट फिर भी वहाँ पे एक चांस हो सकता है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन या फिर और कोई दूसरी जो
वल्नरेबिलिटी है उसे फाइंड कर सकते हैं, या और उसकी मदद से उस दूसरी वल्नरेबिलिटी को लेके आप आगे बढ़ के क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप इन ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा वल्नरेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके एक साथ बाइंड करके एक पेलोड बना के फिर उसमें आप एग्जीक्यूशन करवा के ऐसी ज्यादा से ज्यादा डेंजरस वल्नरेबिलिटीज भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन हो गई। इस वल्नरेबिलिटी को, यानी कि इस पेज में जो वल्नरेबिलिटी है उसे आप एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ एसक्यूएल इंजेक्शन के साथ साथ आप अगर यहाँ पे पेलोड जो हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया उस पेलोड को एग्जीक्यूट करवा के आप एसक्यूएल इंजेक्शन और एक्सएसएस दोनों को मिला के अगर आप रिपोर्ट करोगे तो आपका बग P1 बग तक भी जा सकता है और आपको P1 लेवल की बग की बाउंटी भी मिल सकती है। तो ऐसी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, आपको अगर ऐसी सिचुएशंस में कहीं फेस करनी पड़े और कहीं पे आपको एक से ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ को मिक्सअप करके एक पेलोड बनाना पड़े और उसे एग्जीक्यूट करवा के एक वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी पड़े, तो ये सारी चीज़ें आप ट्रिक या फिर ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको मैंने आज जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी चीज़ है। हमने सिर्फ इसमें यही किया है कि यहाँ पे सबसे पहले जो नॉर्मल इनपुट है उसके थोड़ा हट के हमने सोचा कि यहाँ पे कोई एबनॉर्मल इनपुट अगर हम डालते हैं तो उसका क्या होता है, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। और हमने यहाँ पे देखा कि ये जो हमने एबनॉर्मल इनपुट डाला वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो उसी का इस्तेमाल करके हमने हमारा एक और पेलोड बनाया, ठीक है, और पेलोड बनाने के बाद हमने उसे एग्जीक्यूट करवाया। तो सिंपली हमारा यहाँ पे दो वल्नरेबिलिटीज हमने सक्सेसफुली फाइंड करी, जो कि फर्स्ट है एसक्यूएल इंजेक्शन और दूसरी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में भी, और वहाँ पे आपको ऐसे सिनेरियोज भी मिल जाएंगे जब आप रियल वर्ल्ड में ट्राई करने जाओगे। तो ऐसी चीज़ें ट्राई करके आप बहुत ही अच्छी बाउंटी पा सकते हो और अच्छे आप रिसर्चर भी बन सकते हो और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक के साथ।